ये भसीन साहब ना अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब इतना सीरियसली अगर अपने काम को ले लेते ना तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते वो। बस बंदूक तान के मेरी खोली में घुस आए और मुझे अरेस्ट कर लिया बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत के। इनको लगता था कि मैंने इसके भाई की जो सहेली है ना उसको मैंने मारा है। कीड़ा था अरेस्ट करने का, कर लिया। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला इस बार भी उस पसंद के खिलाफ हमें, कुछ भी नहीं मिला। पर हाँ, इस बार उसके तेवर काफी बदले बदले से थे। पिछली बार जब उसे अरेस्ट किया था तो रोता था, जब भी मार पड़ती थी तो कुत्तों की तरह चिल्लाता था। लेकिन इस बार जब उसे अरेस्ट किया तो ऐसा लगा जैसे किसी सन्यासी को उसकी तपस्या से उठा कर ले आया हूं मैं। मार खाने पर मुंह नहीं खोलता था, न रोता था, न चिल्लाता था। पर पता नहीं क्यों बार बार मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछता था कि मयंक अब कैसा है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। क्यों ना पूछता मैं मयंक के बारे में, बताइए। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि जब से उसकी सहेली की हत्या हुई है वो पगला गया है। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को ना इस तरह से नहीं होना चाहिए। भसीन साहब ने उसको सुना कि मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। अब वो क्या है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूं ना, मुझे बड़ा मन होता था। मैं ना मून हिल के पास में ही एक टपरी है, चाय की टपरी है, वहां पे बैठ के ना ये मयंक जब रिहर्सल के लिए जाता था, वहां पे डांस हॉल भी है, तो उसमें बच्चे सब रिहर्सल करने जाते थे तो मैं देखता था। और एक दिन मैंने मयंक को डांस करते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये भाई ये एकदम वो है, साक्षात वो क्या कहते हैं, वो माइकल जैक्सन। इतना टैलेंट है उसमें। ऐसे टैलेंटेड बच्चे को ना इनका भविष्य को बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, किसी चीज में किसी भी तरीके से इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हैं ये बच्चे, टैलेंटेड बच्चे। जब मैंने सुना तो मेरा दिल फट गया अंदर से। मकसद, हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। फिर चाहे वो आपसी रंजिश हो, लस्ट हो, पैसा हो या फिर बदला। इन लड़कियों के मर्डर के पीछे उस सीरियल किलर का क्या मकसद था, ये मुझे समझ में ही नहीं आ पा रहा था। असल में पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी। जो खूनी है उसको पकड़ने के बजाय निर्दोष लोगों का टाइम वेस्ट कर रही थी। वो लोग तो मुझसे भी इस तरीके से पूछताछ करते थे जैसे मैंने विधि का खून किया हो। मैं क्यों मारूंगा विधि को? मैं तो उससे प्यार करता था। लड़के लोग रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मर्डर किसी कॉलेज स्टूडेंट ने ही किया होगा, इनफैक्ट जेवियर्स के किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि जेवियर्स के स्टूडेंट थे भी थोड़े वायलेंट टाइप के। एक बार एक जेवियर्स के स्टूडेंट ने मेरे बेस्ट फ्रेंड मोंटी का सर फोड़ा था, जस्ट बिकॉज वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साइबर कैफे में बैठा था। यू सी, इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को इन लड़कों के रिकॉर्ड्स भी देख लेने चाहिए थे।
जब तक हम कॉलेज में थे उन अफगान बस्ती वालों ने अलग ही दहशत फैला रखी थी। कॉलेज की लड़कियों को वो बस्ती वाले लड़के ऐसे ताड़ते थे जैसे भूखा कुत्ता हड्डियों को ताड़ता है। एक बार हमारी एक सीनियर को एक अफगानी पेडलर ने मोलेस्ट भी किया था, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस को पता लगे कि वो उस पेडलर से चरस लेती थी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पुलिस ने उन अफगान बस्ती वालों की छानबीन क्यों नहीं की? हो सकता है कि ये मर्डर्स किसी अफगानी ने किया हो। देखिए, ना तो उस वक्त इन कॉलेज के बच्चों को कोई एंटी नेशनल बोल रहा था, ना ही अफगानियों से कोई कागज मांग रहा था, ना तो किसी चीज से दिक्कत थी, ना कोई परेशानी थी। तो ये क्यों करेंगे मर्डर? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये लोग ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि वो समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, कि कोई आदमी क्या समझाना चाहता है। ये समझने की बात है। ऐसा नहीं था कि हमने सीधे जाकर उस बसंत को धर दबोचा था। पहले हमने उन कॉलेज के लौंडों से पूछताछ की थी, फिर अफगानी गुर्दल्लों की छानबीन भी की थी, पर उनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। और किसी को अरेस्ट करने के लिए कानून की किताब के हिसाब से जितना सबूत होना चाहिए वो सारा सबूत हमारे पास बसंत के खिलाफ था, इसलिए हमने उसे अरेस्ट किया। पर अफसोस कि कोर्ट में हम ये साबित नहीं कर पाए कि बसंत ही वो सीरियल किलर है। छूट गया सारा। लेकिन राशि के मर्डर के बाद मून हिल पर और किसी का भी मर्डर नहीं हुआ। राशि के बाद उस सीरियल किलर ने किसी को भी नहीं मारा, पता नहीं क्यों। शायद उसको इस बात का एहसास हो गया था कि जो वो कर रहा है उससे सबको फायदा नहीं हो रहा है, उससे किसी का नुकसान भी हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस सीरियल किलर ने राशि के साथ साथ मेरे भाई को भी मार डाला। मैं जिंदा तो है, लेकिन ऐसा जीना नहीं होता है। पूरी तरह से पागल हो गया मेरा भाई। उस लड़की की मौत का इतना गहरा असर पड़ा उस पर कि उसके बाद वो कभी अपने आप को उस हादसे से बाहर नहीं निकाल पाया। उस जमाने में ना तो कैंडल मार्च का कोई फैशन था, ना सोशल मीडिया पे कोई रिवोल्ट करता था, और ना जस्टिस मिल जाता विधि को और उन बाकी लड़कियों को भी। हमने एक प्रोटेस्ट तो किया था मून हिल के नीचे, पर पुलिस ने हमें डंडा मार के भगा दिया। एक्चुअली एजुकेशनल हब था वो शहर, और कोचिंग सेंटर के मालिकों के कनेक्शन डायरेक्ट सीएम से थे। अगर मीडिया ये बात ज्यादा उछालती तो सीएम साहब और शहर दोनों की इमेज खराब हो जाती। अब पीछे पलट के जब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्यों जाते थे हम मून हिल जैसी जगह पे। चारों तरफ जंगली कुत्ते भौंकते थे, अफगानी पेडलर्स भी घूमा करते थे, सुनसान इलाका था, काफी डरावना भी था। मर्डर्स ना भी हो तो वहां जाना रिस्की तो था ही। दरअसल हमारे कॉलेजेस प्रिजन से कम नहीं थे, काफी कंजर्वेटिव माहौल था, और वैसा ही माहौल शहर का भी था। ऐसे में मून हिल पे जाना हमें फ्रीडम का एहसास दिलाता था। ना शहर और कॉलेज का माहौल कंजर्वेटिव होता, ना स्टूडेंट्स मून हिल पे जाते, और ना वो मर्डर्स होते। मैं शुरू से ही काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रही हूँ, और उस वक्त और भी ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ लेगी। लेकिन 14 साल हो गए, आज तक पता नहीं चला कि वो कौन था, और अब शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। बसंत, कोई माने या ना माने,
लेकिन मैं श्योर था और श्योर हूं कि बसंत ही वो सीरियल किलर था। मानता हूं कि मैं उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, पर यह मेरी गट फीलिंग है कि बसंत ने ही उन लड़कियों का मर्डर किया था। पर क्यों, ये मैं नहीं समझ पाया। एक बार मेरे अंकल थॉमस कुछ दिनों के लिए हमारे खोली में रहने आए। वो भी जंगली कुत्तों के माफिक बसंत के ट्रम्पेट की आवाज़ सुन के डिस्टर्ब हो जाते थे। बसंत की रियाज की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। तो एक दिन अंकल ने बसंत के ट्रम्पेट को छिपा दिया। ट्रम्पेट के ना मिलने पे बसंत बेचैन हो गया और रात भर रोता रहा। सुबह में अंकल ने ट्रम्पेट वापस कर दिया। मेरे अंकल को अस्थमा था। जब बसंत को ये पता चला कि अंकल ने उसका ट्रम्पेट छिपाया था, तो उसने अंकल का इनहेलर छुपा दिया। अंकल मरे नहीं, पर मरते मरते बच गए। हर आर्टिस्ट के जिंदगी में एक ऐसा समय होता है तब उसे किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट पे ध्यान देना चाहिए। ये समय जब चला जाता है ना, तो साथ ही साथ वो आपके पैशन, आपके आर्ट सबको लेके चला जाता है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये समय जवानी का ही समय होता है। और अब ये बताइए, जब ये जवानी में ये प्यार, इश्क, मोहब्बत में पड़ेंगे, तो फिर इनका आर्ट पीछे जाएगा ना। और मुझे जहां तक लगता है कि किसी कलाकार के कला और उसकी सफलता के बीच में ये प्यार, इश्क, मोहब्बत है ना, इससे बड़ा डिस्टर्बेंस कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा रुकावट है। और आर्टिस्ट और उसकी सफलता, उसके बीच में ये खड़ी है दीवार बनकर, क्या कहते हैं उसको, गर्लफ्रेंड। ये बात इन आर्टिस्ट लोगों को किसी को तो समझाना चाहिए ना। समझाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। बिलीव मी, विधि के जाने के बाद किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश भी नहीं किया। एक डर सा बैठ गया था मेरे अंदर, कहीं किसी से प्यार किया और गॉड ने उसे भी मुझसे छीन लिया तो। इसलिए अपनी सारी जिंदगी म्यूजिक के नाम कर दी। एंड लुक एट मी नाउ, आज सब कुछ है मेरे पास थैंक्स टू माई म्यूजिक। पर विधि तो नहीं है ना। मैंने एक बात कभी कहीं शेयर नहीं की, लेकिन श्रुति के मर्डर के बाद मेरी मेंटल हालत काफ़ी ख़राब होने लग गई थी। मुझे काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ने लगी थी। उसी समय मैंने अपने काउंसलर की बात मान के फिर से लिखना शुरू किया। और डिप्रेशन के उस दौर में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी, लव एट मूनलाइट। वो किताब लाखों लोगों ने पढ़ी, पर मैंने तो सिर्फ श्रुति के लिए लिखी थी ना। मुझ पर अटैक होने के बाद विनीत ने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया। एंड आफ्टर कॉलेज ही मूव टू यूएस। और अब वो एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया है, विनीत सेन। आपने नाम तो सुना ही होगा शायद। मेरा भाई राशि के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो जिंदगी से ही रूठ गया है। ना कुछ बोलता है, ना कुछ सुनता है। और ये
ये सब सिर्फ उस सीरियल किलर की वजह से हुआ। काश मैं उसे पकड़ पाता, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ पाया। इसीलिए मैंने अपने इस इनएफिशिएंसी की सजा खुद को पुलिस फोर्स से रिजाइन देकर दी। ये केविन एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, अमन एक राइटर है, बाकी के वो दो लड़के हैं, वो उनमें से एक सिंगर है, एक पेंटर है, अपर्णा दीदी का बॉयफ्रेंड वो विनीत, वो सुना है बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन गया है। ये भसीन साहब का भाई सुना है अभी तक पगलाया हुआ है, तो कमजोर टाइप का आदमी था। अब एक हाथ गलती तो भगवान से भी हो जाती है, इंसान की क्या औकात है। बाकी लेकिन देखिए आप अगर, तो उस सीरियल किलर ने जिन जिन लड़कियों का मर्डर किया है ना, उनके बॉयफ्रेंड आज सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं जीवन में, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। भसीन साहब को इन मर्डर्स के पीछे कोई मकसद दिखाई नहीं दिया। वो क्या है ना कि वो देख के सोच रहे थे, अगर वो सोच कर देखते ना, उनको कहीं ना कहीं कोई मकसद जरूर दिखाई देता। मकसद